Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. Today we start chapter number 2 Sectors of the Indian Economy of class 10th Economics. ठीक है, लास्ट प्रीवियस वीडियो जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर. वी स्टडी अबाउट द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये 3 सेक्टर्स हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर. Now this is the second part of this chapter. We start topic number 2, comparing the 3 sectors. Come to the new page number 22, comparing the 3 sectors. किस तरीके से तीनों सेक्टर्स कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे. वी सी दिस. The various production activities in the primary and secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती है इन तीनों सेक्टर्स के अंदर और बहुत सारा अमाउंट का गुड्स और सर्विसेज ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम. अब प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा, ह्यूमन बींग करेगा, लोग करेंगे. तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन दीज 3 सेक्टर्स टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज, इन चीज़ों को बनाने के लिए और सर्विसेज को देने के लिए. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. अब दूसरी चीज़ हमको क्या देखनी है कि कितने लोग इन 3 सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और कितना वो प्रोडक्शन करते हैं. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. इकोनॉमी के अंदर एक या 2 सेक्टर्स या एक से ज़्यादा सेक्टर्स तो क्या हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उनके अंदर लिविड होता है. लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो स्मॉल इन साइज़ हैं, जो जिसके अंदर प्रोडक्शन बहुत कम होता है और जिसका एरिया बहुत क्या है, कम है. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स. अब टोटल प्रोडक्शन हम कैसे वेरीफाई करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है, किस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे वेरियस गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर. विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क. क्योंकि कंट्री बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत लार्ज लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो ये पता लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है कि हम सारे गुड्स और सर्विसेज के बारे में एक साथ इंफॉर्मेशन लें. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture if wouldn't make sense. ठीक है, डेली कितना ही प्रोडक्शन होता है तो कैसे उस प्रोडक्शन को ऐड किया जाता है, काउंट किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है. वी सी दिस. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. अब यही प्रॉब्लम सबके सामने था कि भाई हम काउंटिंग कैसे करें. तो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि गुड्स और सर्विसेज को हम एक्चुअल नंबर आने से पहले ही हम क्या कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kilos ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconut at ₹10 per coconut will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated and then added up. अब क्या हुआ, जैसे कोई भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे 10,000 किलो वीट का प्रोडक्शन हुआ तो पर वीट का यूनिट का निकाल लेंगे कि पर वीट यूनिट का कितना निकलेगा. जैसे पर किलोग्राम 8 रुपीज़ निकल रहा है कि 1 किलो वीट का प्राइस कितना है, 8 रुपीज़. तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, कितना आ गया अमाउंट, 80,000. उसी तरीके से अगर हमें 5,000 कोकोनट का निकालना है और एक कोकोनट 10 रुपीज़ का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को 10 से, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000. तो इसी तरीके से वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तीनों सेक्टर्स के अंदर निकाला जाता है और उसको ऐड किया जाता है. आया आप लोगों के समझ में. बहुत ही सिंपल है कि पहले 1 यूनिट का निकाल लो अमाउंट, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से और क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा. रिमेंबर, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. अब एक प्रॉब्लम और है इस मेथड के साथ में. नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. अब ऐसा नहीं है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी सेल हुआ वो सभी काउंट हो गया. इट मेक्स सेंस ओनली
टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो कभी कब काउंट किया जाएगा, जब वो किसके अंदर आ जाएगा, फाइनल गुड्स और सर्विसेज के अंदर। यानी कि अगर वो प्रोडक्ट फाइनली मार्केट के अंदर जाके बिकने के लिए तैयार है तभी उसकी काउंटिंग होगी। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स wheat टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 per kilogram. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for ₹10 per kilogram. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuit in the market to the consumer for ₹60. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumer. फाइनल गुड मैंने आपको बताया था, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है मार्केट के अंदर जाके बिकने के लिए, वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा और सर्विस कहलाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फार्मर है, उसने क्या किया, एक फ्लोर मिल, चक्की वाले को जो चक्की पे आटा पीसने का काम करते हैं, उसको ₹10 पर किलोग्राम के हिसाब से उसने गेहूँ उसको बेच दिया। उस चक्की वाले ने उसका आटा बनाया, आटा बना करके किसको दे दिया, जो बिस्किट का मैन्युफैक्चर कर रहा है बेकर, उसको सेल कर दिया ₹10 पर किलोग्राम में, ₹2 बढ़ा के। अब बिस्किट वाले ने क्या किया, उसमें थोड़ी शुगर और ऑयल लगा के बिस्किट्स के 4 पैकेट बना दिए और उन 4 पैकेट्स को ₹15 पर पैकेट के हिसाब से ₹60 के अंदर बेच दिया। यानी ₹8 की प्राइस कितनी हो गई, ₹60 हो गई। सो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड। फाइनल गुड जो कंज्यूमर के पास रीच होगा, जो कंज्यूमर खरीदेगा, वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर बिकने के लिए क्या है, तैयार है। समझ में आया आप लोगों के फाइनल गुड क्या होता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइनल गुड, सो यू हैव टू लर्न दिस। व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। अब क्यों फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही काउंटिंग की जाती है। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, व्हीट से वो फ्लोर बना, फ्लोर से फिर वो बिस्किट बना, तो यहाँ पे व्हीट और फ्लोर क्या हो गए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गए, यानी कि बीच में आने वाले प्रोडक्ट हो गए। इनके अंदर चेंजेस करके फाइनली हमने बिस्किट बनाया है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट यानी बीच वाले जो गुड्स होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल जो गुड को काम में लिया जाता है। ठीक है, कच्चे माल को जो हम बोलते हैं वो कच्चा माल क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है जिसको हम फिनिश गुड के अंदर चेंज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग द फाइनल गुड। अब इतना समझ में आया आप लोगों को। इंटरमीडिएट गुड हमने यहाँ पे किसको बोला है, जो वहाँ पर व्हीट था, व्हीट को हमने इंटरमीडिएट गुड बोला और फ्लोर को हमने इंटरमीडिएट गुड बोला। तो जो फाइनल गुड यानी कि बिस्किट का जो अमाउंट निकला था, बिस्किट के अमाउंट के अंदर ये प्राइस भी ऐड हो गया और ये प्राइस भी ऐड हो गया। आटे वाला भी हमने देख लिया था और व्हीट जिस प्राइस पे बिका था वो भी हमने देख लिया था। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स की रेट निकाली जाती है, उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की रेट ऐड कर दी जाती है। हैंस वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर। जो ₹60 का बिस्किट था उसके अंदर वैल्यू ऑफ फ्लोर भी था और वैल्यू ऑफ व्हीट भी था। आया आप लोगों के समझ में। Now come to the next page, page number 23. Value of all intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing a number of times. First as wheat, then as flour and finally as biscuit. अब यहाँ पर हमने फाइनल गुड का ही प्राइस क्यों लिया, क्योंकि जब उस व्हीट वाले ने फ्लोर वाले को अपना गेहूँ बेचा तब तो उसकी रेट ऐड हो गई। अगर हम उसकी रेट ऐड करते व्हीट की तो वहाँ भी ऐड हो जाती। अब जब उस फ्लोर वाले ने बेकर को बेचा तो जो फ्लोर वाले की जो रेट थी वो भी ऐड हो जाती। तो यहाँ पे एक ही चीज़ की क्या हो जाती, डबल काउंटिंग हो जाती। 2 बार उसको काउंट कर लिया जाता। तो इस डबल काउंटिंग से, 2 बार काउंटिंग से बचने के लिए जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि हम जो प्राइस ऐड करेंगे वो सिर्फ किसकी ऐड करेंगे, जो फाइनल गुड बन के मार्केट के अंदर तैयार होगा सिर्फ हम उसकी ही प्राइस को ऐड करेंगे। समझ में आया आप लोगों के। नाउ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस होती है ईच सेक्टर के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, टोटल प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है उस पर्टिकुलर सेक्टर का उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर।
क्लियर है आप लोगों को? And the sum production in three sectors gave what is called gross domestic product. Very important it is, you have to learn the definition of gross domestic product. ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर्स के अंदर, वो टोटल प्रोडक्शन क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। यानी पूरे इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, हमारी पूरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है इंडिया की, उनके अंदर जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? GDP कहलाएगा। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. ये इसका डेफिनेशन आ गया, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे देखो, इसने पहले यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया किसका वैल्यू ऐड होगा? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू ऐड होगा, जो एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर क्या किए जा रहे हैं? प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। GDP शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। GDP क्या शो करता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है। GDP से ही हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने लेवल पर प्रोडक्शन, किस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। इन इंडिया द ममूथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इंडिया के अंदर GDP कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो निकालती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इंफॉर्मेशन relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। अब इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का वॉल्यूम जो निकाला जाता है, वॉल्यूम मतलब टोटल गुड्स और सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका पूरा एस्टिमेशन देखने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। आया आप लोग समझ में? हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। Generally, it has noted from the history of many now developed countries that at the initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि सभी सेक्टर्स को, सेकेंडरी और टर्जरी दोनों सेक्टर्स को जो रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है वो कौन कराता है? प्राइमरी सेक्टर अवेलेबल कराता है। तो प्राइमरी सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, किसके लिए? सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर के लिए। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अब धीरे धीरे जैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जैसे हमारे जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ है वो अपडेटेड होती जा रही है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड होती जा रही है। तो ये जो इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग आजकल दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ लोग रिसर्च करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं पैसे कमाने के। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर। धीरे धीरे क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स भी क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम। खरीदने और बेचने की जो एक्टिविटी हर बहुत टाइम होती है, जैसे कि होलसेल वाले के पास प्रोडक्ट कहाँ से आता है? फैक्ट्री वालों के पास से। फैक्ट्री वाले होलसेल वाले को देते हैं, फिर होलसेल वाला रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो एक ही प्रोडक्ट को कई बार सेल और बाय किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम्स। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स। अब इनकी हेल्प कौन करता है? बाइंग सेलिंग के लिए हेल्प कौन करता है? ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा। However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector and most people were also employed in this sector। ज़्यादातर जो गुड खरीदा और बेचा जाता है वो कहाँ से आता है? नेचुरल प्रोडक्ट होता है, और वो कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। और बहुत सारे, अब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ मिलता है? प्राइमरी सेक्टर। जैसे कहा जाता है ना इंडियन इकोनॉमी के लिए कि 70% आर पीपल आर लिव्ड इन एग्रीकल्चर ओनली, कि 70% जो हमारी जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है? एग्रीकल्चर के अंदर। ओवर ए लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मैथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडेड। अब जिस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है उसी तरीके से फैक्ट्रीज़ के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। मशीन्स अपडेटेड होती गई हैं, टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती गई है, तो प्रोडक्शन भी क्या हो गया? ज़्यादा होने लग गया। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number। जो पहले अपने फार्म एरिया तक ही लिमिटेड थे वो अब फैक्ट्री के अंदर जाके काम करने लग गए। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates। बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने लग गए लोग जो फैक्ट्री के अंदर सस्ते अमाउंट में क्या किए जाने लग गए? बनाए जाने लग गए।
सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब सेकेंडरी सेक्टर किस बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए? टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? सेकेंडरी सेक्टर देता है। प्राइमरी के बाद में जो सेकंड नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर से दिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर ही देता है। हैंस over time a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे सेक्टर्स के इंपॉर्टेंस भी क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी भी चेंज होता जा रहा है, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स आज ज़माने के हिसाब से क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। समझ में आया आप लोगों के? ये पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे का हम थर्ड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thanks for watching and stay home, stay safe.